नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं कक्षा 10वीं के राजनीति शास्त्र का पहला अध्याय में क्या दे रखा है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। इससे पहले मैं आप लोग को जो इसका पार्ट 1 पढ़ा चुका हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। जिस अध्याय का वीडियो देखना होगा आप लोग वहां से देख सकते हैं। ओके, तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग पहला अध्याय लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी को एकदम देसी भाषा मतलब अपने भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले पार्ट 1 में मैंने आप लोग को जो है लोकतंत्र के बारे में बता दिया था। लोकतंत्र किसको कहते हैं, सत्ता की साझेदारी में क्या क्या होता नहीं होता, उन सभी चीजों के बारे में हमने चर्चा कर रखा था। ठीक है, सामाजिक भिन्नता क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में बता ही रखे हैं। अगर नहीं देखें तो पार्ट 1 आप लोग जरूर देख लीजिएगा। आइए अब हम लोग देख लेते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 में हम लोग शुरुआत करते हैं 1970 के दशक से आधुनिक दशक के बीच में लोकतंत्र का जो सफर रहा किस प्रकार से रहा। हालांकि अगर मैं बात करूं तो अपना देश जो था आजाद कब हुआ था, ये चीज मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूं ताकि आप लोग को बात याद रहे। ठीक है, आजाद कब हुआ था बेटा, 15 अगस्त। ठीक है, 15 अगस्त 1947 ईस्वी का आजाद हुआ था। ठीक है, संविधान कब लागू किया गया था, संविधान जो है कब लागू किया गया था, 26 जन 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। प्रथम प्रधानमंत्री कौन था बेटा, प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू था। और ये कब बने थे, 1951 ईस्वी में बने थे। 1951 से 1964 तक रहे थे। ठीक है, अगर मैं बात करूं दूसरा प्रधानमंत्री कौन था, दूसरा प्रधानमंत्री आपका था लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री। और लाल बहादुर शास्त्री सिर्फ 2 साल तक रहे थे, मतलब 1964 में बने थे। 1966 में ये इनकी मृत्यु हो चुका था, इनकी जो है मृत्यु हो चुका था और ये भी मर चुके थे 1964 ईस्वी में। ठीक है, ये बन गए थे लाल बहादुर शास्त्री। हार्ट अटैक से इसका भी मृत्यु हो गया था। अब तीसरा प्रधानमंत्री कौन बन जाता है भाई, तीसरा प्रधानमंत्री बन जाता है जवाहरलाल नेहरू की सुपुत्री इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, कौन बन गई, इंदिरा गांधी। और 1966 में ये बनी थी। ओके, आइए इसके बीच की जो कहानी है 1970 का ना, तो इसलिए हम आपको ये चीजें समझाना चाहें। इस समय जो था, ये जो थे पार्टी, कौन सी पार्टी थी, सबसे अधिक भारत पे राज करने वाला पार्टी जो है वो कांग्रेस है। कौन सा है, कांग्रेस। और ये जवाहरलाल नेहरू किस पार्टी से थे, कांग्रेस पार्टी से ही थे। ठीक है, अभी भी उनका कुछ कुछ वंशज बचा हुआ है जो अभी काम कर रहे हैं। ओके, उसके बारे में हम लोग अगले अध्याय में पढ़ लेंगे। भारत के राजनीतिक का बगडोर 1967 के दशक में स्वर्ण बरा जाति के हाथ में था। अब यहीं से शुरुआत होती है, जो मैंने आप लोग को संविधान के बारे में जो छोड़ा था, उस यहाँ पे आप लोग को जो मैंने बोला था कि अगले बता देंगे, संविधान अनुच्छेद 17 छुआछूत। ठीक है, पार्ट 1 में जो पढ़ाया था, संविधान का अनुच्छेद 17 छुआछूत का अंत हुआ था। ठीक है, छुआछूत का अंत हुआ था। तो इसी अध्याय में मैं आप लोग को, इसी वीडियो में आप लोग को मैं बता दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। वैसे भी पार्ट 2 में ही ये अध्याय कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आइए, तो स्वर्ण जाति का मतलब होता है बड़ा जाति। उस समय की बात करते हैं हम लोग, जो नीचे क्वालिटी के जाति थे, नीचे हरिजन में जो जाति थे, ज्यादातर हरिजन में ही जाति जो थे वो उनको नीचे वाला जाति माना जाता है। ठीक है, किताब के अनुसार, लेकिन सब इंसान है, सब बराबर होते हैं। ठीक है, तो स्वर्ण जाति के हाथ में थे, सत्ता का बगडोर किसके हाथ में थे, स्वर्ण जाति के हाथ में थे। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, मध्य पिछड़े जाति ने कब्जा कर लिया। धीरे धीरे पढ़ते लिखते ये लोग भी कब्जा कर लिया। उसके बाद दोनों जाति के बीच में इसलिए बहुत ही विवाद रहा। स्वर्ण जाति जो बड़ा जाति होता है उसको स्वर्ण जाति बोला जाता है, और जो छोटा जाति होता है वो मध्य पिछड़ा हो गया। तो ये दोनों के बीच में जो है, दोनों के बीच में क्या होने लगा, विवाद इस बात का चला था। 90 के दशक में, मतलब 1990 की अगर मैं बात करूं, राजनीतिक झुकाव जो है पिछड़े जाति की ओर होने लगा। उसके बाद जो आधुनिक है, मतलब अभी के जो समय है, अभी के समय में जो है
आधुनिक समय वर्षों में राजनीतिक का पलड़ा जो है दलित और महादलितों के पक्ष में दिखाई देने लगा है। ये चीजें समझ में आ गया आप लोग को? कोई दिक्कत हुआ जी नहीं ना? तो आप लोग को याद रखना 70 मतलब 1970 के दशक से आधुनिक बीच का जो लोकतंत्र का जो सफर रहा कैसा रहा। भारत के राजनीतिक का बगडोर जो है, सत्ता का बगडोर 1967 में स्वर्ण जाति मतलब बड़ा जाति के हाथ में था। मध्य पिछड़ा जाति ने कब्जा के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष किया। दोनों जाति के बीच में इसके लिए विवाद भी रहा। 90 के दशक में राजनीतिक का झुकाव पिछड़े जाति की ओर होने लगी और आधुनिक आज के डेट में अगर देखा जाए तो राजनीतिक का पलड़ा जो है दलित और महादलित के और झुकाव दिखाई दे रहा है। ओके, ये चीजें समझ में आ गया। अब बेटा हम लोग जाति पढ़ेंगे। मैंने बताया था ना आप लोग की जो बाल काटता है उसको नाई बोला जाता है, जो जिलेबी छांकता है उसको हलवाई बोला जाता है, जो दूध नापता है उसको यादव जी बोला जाता है, बताए थे ना। तो काम के अनुसार ही जाति बता दिया जाता है। अब जैसे मान लिया जो पलंग ठोक रहा है, पलंग बना रहा है, उसको बढ़ई बोला जाता है। पूजा करवा रहा है उसको पंडित जी बोला जाता है। तो काम के अनुसार जो है जाति दे दिया गया है। तो जाति किसको कहेंगे? पेशे पर आधारित सामुदायिक व्यवस्था को जाति कहते हैं। ठीक है, पेशे पर आधारित सामुदायिक व्यवस्था को जाति कहते हैं। और जातिवाद किसको कहते हैं? जातिवाद किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने जाति को श्रेष्ठ मानना, तो अपने जाति के प्रति निष्ठा की भावना रखना जातिवाद कहलाता। कहता नहीं? हाँ, सब कहते हैं हम ही जात हैं, हमारी यही ब्रांड है। आजकल देखिएगा स्टेटस में लोग लगाता यही ब्रांड है। हाँ, तो हम जाति का नाम काहे बोले, एगो दूगो लग जाएगा, है कि नहीं? इसलिए लगाना नहीं है। कहते हैं ना ये अपना जात की जो बड़ाई कर रही है वो जातिवाद कर रहे हैं। ओके, सीधी बात समझो। जातिवाद हो गया। एक होता है जातिवादी। ठीक है, जातिवाद किसको कहेंगे? जो अपने जात को श्रेष्ठ मानेगा, अपने जात को ही अच्छा मानेगा, उसको जातिवाद कहते हैं। लेकिन जातिवादी किसको कहते हैं? जाति को समाज का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति को जातिवादी कहलाता है। मतलब ये समाज जो है ना उन्हीं वही जाति के वजह से आज टिका हुआ है। जो ऐसे बात बोलते हैं वो जातिवादी कह रहे हैं। ओके, जाति के वजह से राजनीतिक पर प्रभाव पड़ता है। जाति के वजह से राजनीतिक पे क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। इधर हाल फिलहाल में जनगणना हुआ था, वो कह रहा हमर जाति इतना प्रतिशत है, वो कह रहा हमर जाति इतना प्रतिशत है। अरे भैया धैर्य से रहिए। जाति अधिक होने से कोई बात नहीं हो सकता, कोई आपका मसला हल नहीं हो सकता कि आप ये हैं वो हैं, कुछ नहीं है। सबसे बड़ा है कि आपके पास ज्ञान कितना है। ऐसा नहीं है कि ये जात के हैं तो उसी जात को वोट देंगे। लोग आज के डेट में समझदार हो रहे हैं, वो समझदारी से अपने काम को निकालते हैं, है कि नहीं जी? आइए आगे हम लोग समझते हैं गठबंधन। बेटा गठबंधन किसको कहते हैं? गठबंधन तो मैंने आप लोग को कहानी हिस्ट्री में भी समझाया, फिर से आगे हम लोग पॉलिटिकल साइंस में तो इसमें भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो इधर देखिए जेडीयू और बीजेपी। जेडीयू और बीजेपी मतलब माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। ओके, उसके बाद इधर है नरेंद्र मोदी जी। प्रणाम मोदी जी, और सब ठीक है ना? चलिए, तो बिहार में क्या हुआ? बीजेपी की सरकार थी और ये जो थे बीजेपी के हैं। मोदी जी बीजेपी पार्टी से हैं और ये जेडीयू पार्टी से हैं। तो जब ये वोट हुआ था तो उस समय एक दूसरे से मिलके ये अपना सरकार बना लिए थे। बिहार में उस समय बीजेपी का सरकार चल रहा था और इधर है हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी और इधर है नीतीश कुमार जी। ठीक है, तो ये दोनों तो आपस में मित्रता था इनके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ अनबन हुआ दोनों के बीच में। मोदी जी से इनका हो गया मुंह भेंट। ठीक है, मुंह भेंट मतलब कुछ मांगे होंगे, पता नहीं क्या मांगे थे, नहीं मांगे थे, दोनों में हो गया अनबन। तो बोला ठीक है हम जाते हैं अपने दोस्त के पास। कहाँ आ गए? यहाँ पे आ गए। कहाँ पे? आरजेडी के पास, मतलब लालू प्रसाद यादव जी के पास। और यहाँ पे आते हैं और दोनों कहते हैं भाई चलो पुरानी चीज़ों को हम भूलते हैं और फिर से हम अपने सत्ता के ओर बढ़ते हैं, सत्ता शासन करना शुरू करते हैं। तभी जो है बिहार के अंदर आरजेडी का सरकार है। तो गठबंधन किसको कहता है? सर आप तो ये बताएं ही नहीं।
अरे भैया 1975 के बाद जो है ना आज तक किसी भी सरकार को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, इसलिए गठबंधन किया जाता है। ठीक है, मतलब किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो कौन जीतेगा? जीतना संभव है? नहीं जीतना संभव है। इसलिए दो पार्टी, दो या दो से अधिक पार्टी चुनाव से पहले या चुनाव के बाद मिलकर जो सरकार चलाती है उसे ही गठबंधन कहा जाता है। चलिए यहां आप समझते हैं, दो या दो से अधिक पार्टी मिलकर चुनाव जीतने के बाद, कहां है, दो या दो से अधिक पार्टी मिलकर या चुनाव जीतने के बाद मिलकर सरकार चलाना ही गठबंधन कहलाता है। कोई दिक्कत हुआ जी? नहीं ना। अब वर्ण क्या कहते हैं? वर्ण किसको कहते हैं? जातियों के समूह को वर्ण कहा जाता है। जातियों के समूह को क्या बोला जाता है? वर्ण कहते हैं। जैसे हो गया ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, शूद्र हो गया, इन सभी के समूह को क्या बोला जाता है? वर्ण बोला जाता है। तो जातियों के समूह को क्या बोला जाता है? वर्ण बोला जाता है। और इसे 4 प्रकार से विभाजित किया गया है। 4 प्रकार से विभाजित किया गया है। और इसमें सबसे ऊपरी पदक्रम पे ब्राह्मण को रखा गया है, दूसरे पदक्रम पे क्षत्रिय को रखा गया है, तीसरे क्रम पे वैश्य को रखा गया और चौथे पदक्रम पे हम लोग शूद्र को रखा गया। बात समझ में आ रहा है? सबसे बड़ा ब्राह्मण, उसके नीचे क्षत्रिय। क्षत्रिय में कौन कौन हो गया? ब्राह्मण मतलब जो पंडित जी वगैरह होते हैं, ठीक है। क्षत्रिय में जो राजपूत होते हैं, मारधार करने वाले, इनको रोकने के लिए क्षत्रिय बोला जाता है। वैश्य जो होते हैं और शूद्र होते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग समझते हैं। चलिए यहाँ पे आप लोग फोटो से भी समझ सकते हैं। ब्राह्मण पंडित जी पोथी पत्रा लेके पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, और ये क्षत्रिय जो है एकदम तलवार निकाल लिए हैं, वैश्य जो है एकदम बिजनेस के ओर चल रहा है, और ये शूद्र है एकदम गरीब। देखने से भी लग रहा है ना, पिक्चर से बता दिए कि शूद्र क्या थे उस समय? गरीब थे। आज के डेट में सब शूद्र हाई लेवल से हो गया। ठीक है, यहां आप देखिए दो इंसान का कंडीशन आप देख के ही समझ सकते हैं। इधर एक ब्राह्मण और एक इधर शूद्र, दोनों के तन पे कपड़ा नहीं है पूरी तरह। इस फोटो को आप देखिएगा तो इधर जो ब्राह्मण है और उधर जो शूद्र है, दोनों के तन पे कपड़ा नहीं है। मतलब उस समय भी गरीब थे सबसे ज्यादा, यही शूद्र और ब्राह्मण ही गरीब थे। अब बाकी ई लोग के पास आज के डेट में भी देखिएगा तो बहुत जमीन जगह हर चीजें हैं, है कि नहीं। चलिए, अत्यंज किसको कहा जाता है बेटा? अत्यंज जो है वर्ण के निचले पदक्रम पर उपस्थित जातियां अत्यंज कहलाती है। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, ऊपर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ऊपर वाले जो पदक्रम है उस पे कौन है? ब्राह्मण है। और सबसे निचले पदक्रम पे जो है वो क्या है? शूद्र है। तो वर्ण के निचले पदक्रम पर उपस्थित अत्यंज मतलब जाति जो है अत्यंज, जातियां जो है अत्यंज है। जिसे अत्यंज कहते किसको है भाई? जिसे छुआ नहीं जाता है उसे अत्यंज कहते हैं। तो आप यहां पे ये चीज समझिए, ठीक है। अब आप लोग को समझा देते हैं बढ़िया से। एक समय की बात थी, जो अत्यंज जाति जो होते थे उनका दर्शन करना, बड़े जाति जो स्वर्ण जाति होते थे उनका दर्शन नहीं करना सही होता था उनके लिए, ठीक है। आज के डेट में भी ये भावनाएं कहीं ना कहीं चलती है। ऐसा नहीं कि आज के डेट में खत्म हो गया, नहीं मेरे भाई, आज के डेट में भी वो चीजें चल रही है। अब आपको थोड़ा सा लेके चलते हैं हरिजन वगैरह को। हरिजन को इतना सताया गया कि पूछिए मत। आज जो है हरिजन निकल गया ऊपर। हरिजन को बहुत ज्यादा सताया जा रहा था। उस समय की बात है, हरिजन का चेहरा देखना गलत माना जाता था। अगर सुबह सुबह दर्शन हो जाए हरिजन का तो अब अशुभ हो गया। हरिजन वहीं पे रहता था, 10 कदम पहले वहीं पे खड़ा रहो। हरिजन को मंदिर नहीं जाने दिया जाता था। तो बहुत चीजें हुई थी, उन सभी चीजों को हम छोड़ते हैं। चलिए, जातिवाद व्यवस्था किसको कहते हैं? जातिवाद व्यवस्था किसको कहते हैं? एक वर्ण में कई सामुदायिक व्यवस्था हो गई, जो समुदाय के अतिवाद व्यवस्था है, इसे ही जातिवाद व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, जातिवाद व्यवस्था एक वर्ण में कई समुदाय
व्यवस्था हो गई है, समुदाय के अतिवाद व्यवस्था को ही क्या बोला जाता है, जातिवाद व्यवस्था बोलते हैं। ठीक है, वर्ण व्यवस्था किसको बोलेंगे, जाति के अनुसार पदानुक्रम व्यवस्था को ही वर्ण व्यवस्था बोला जाता है, जाति के अनुसार, कैटेगरी के अनुसार। ठीक है, जाति के अनुसार पदानुक्रम व्यवस्था को ही क्या बोला जाता है, वर्ण व्यवस्था बोला जाता है, जिसमें लोग सामाजिक पायदान में ऊपर या नीचे रहेंगे। सबसे ऊपर कौन है, ब्राह्मण है, दूसरे नंबर पे कौन है, क्षत्रिय है। ठीक है, पहले नंबर पे कौन है, ब्राह्मण है, दूसरे नंबर पे क्षत्रिय है, और तीसरे नंबर पे कौन है, वैश्य है, और चौथे पदानुक्रम बोलिए या पदकर्म बोला जाता है, तो इस पे कौन है, शूद्र है। ओके, आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता किसको कहते हैं बेटा, धर्म को बोला जाता है। सांप्रदायिकता मतलब धर्म। उधर से वो पानी वाला बोतल दीजिए तो। चलिए, है पानी, अरे हद है। आप लोग को प्यास वास नहीं लगता, आप भी मारिए एक घुट पानी। देखो, शरीर भी इंजन है, पढ़े होंगे बचपन में, शरीर भी क्या है, इंजन है। काम करते करते इसको भी चाहिए डीजल मोबिल, है कि नहीं। चलिए, सांप्रदायिकता का मतलब होता है धर्म। आइए अब हम लोग धर्म से रिलेटेड कुछ चीजों को समझते हैं। एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने वाला सांप्रदायिकता कहलाता है, कि भैया हमारा धर्म जो है सबसे बड़ा है, हमारा धर्म जो है हाई लेवल का है। ये जो बोलते रहते हैं ना, इसी को क्या बोला जाता है, सांप्रदायिकता बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सांप्रदायिकता बोला जाता है। दूसरे शब्द में कहे तो अपने धर्म को अच्छा बताना और दूसरे धर्म को गलत बताना, वैसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे, सांप्रदायिक व्यक्ति बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सांप्रदायिक व्यक्ति बोलेंगे। ओके, चलो भाई, ये चीजें समझ में आ गया। और ये जो बोलते हैं ना कि अपना धर्म जो सही बोलता है और दूसरे को धर्म को गलत बोलता है, वो सबसे बड़ा बेवकूफ होता है, क्योंकि ना तो वो अपना धर्म पढ़ा है ना किसी दूसरे का धर्म पढ़ा है। क्योंकि धर्म कभी आपको ये नहीं सिखाता है कि किसी दूसरे के धर्म को आप गलत बोलें। ओके, तो सांप्रदायिक का मतलब होता है धर्म को समुदायक का मुख्य आधार मानने वाले को, व्यक्ति को सांप्रदायिक व्यक्ति कहते हैं। देखो यहाँ पे एक फोटो से मैं आप लोग को समझिए, टिकटॉक का फोटो है, वैसे देखिए यहाँ पे जो है पंडित जी इस दोनों में बहस हो रही है। ठीक है, इस दोनों में यहाँ पे बहस हो रही है। लोगों का अपना जो है मानवता के आधार पे, जो लोग शिक्षित होते हैं ना, जो सही शिक्षा पाते हैं ना, वो धर्म के लिए नहीं लड़ते हैं, धर्म के लिए नहीं लड़ते हैं। क्योंकि पता है, क्योंकि जो धर्म के लिए लड़ता है वो धर्म नहीं पढ़ा है, धर्म नहीं जानता है। ना हिंदू बुरा है, यहां पे पढ़ेंगे आप लोग, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जो इन दोनों को लड़ाए वो इंसान बुरा है। बात समझ में आ गया। ये चीजें तो नेता लोग एगो सुनगा देता है तनी मनी, हाँ ये चलो ये कर देंगे वो कर देंगे, दूसरे से लड़ाने उड़ाने का काम वही सब कुछ करते हैं। ठीक है, अरे भाई हिंदू है या मुसलमान हो, मान लिया जब मेरा घर मुसलमान के बगल में रहता या आप ही का घर मुसलमान के बगल में है, तो क्या आपको आपके घर में आग लग जाएगा तो मुसलमान बाल्टी लेके पानी देने के लिए जाएगा या नहीं जाएगा? जाता है, क्योंकि ये भारत है। ठीक है, अगर किसी को कुछ हो जाए तो क्या मुसलमान आपकी हेल्प नहीं करता है? करता है। लेकिन बीच में जो बिचौले होते हैं ना, वही सबसे घटिया इंसान होते हैं। आइए, सांप्रदायिक राजनीति किसको कहते हैं भाई? सांप्रदायिक राजनीति किसको कहते हैं? एक अगो नेता आता है, भैया हम हिंदू के नेता हैं, इस बार तो हिंदू का सपोर्ट कीजिए। अब मुसलमान के नेता आएंगे, हम मुसलमान के नेता हैं, हम मुसलमान के लिए अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे काम करेंगे, मुसलमान को धरती पे नहीं बैठा के हम आसमान में बैठा देंगे। ये वाला जो राजनीति होता है उसी को बोला जाता है सांप्रदायिक राजनीति। धर्म के आधार पर राजनीति करना सांप्रदायिक राजनीति कहलाता है। ओके, कोई दिक्कत? अब हिंदू मुस्लिम भाई भाई करने लगता है, लेकिन उस समय जिस हिंदू मुस्लिम भाई भाई जब करते हैं उससे पहले वो मुस्लिम को गरियाते हैं। ये चीजें आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आइए आगे हम लोग समझते हैं धर्मनिरपेक्ष शासन का अवधारणा। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है?
धर्मनिरपेक्ष, भारत जो है धर्मनिरपेक्ष देश है, किसी भी धर्म को यहाँ पे श्रेष्ठ नहीं माना गया है, ठीक है। और किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म नहीं घोषित किया गया है, किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा नहीं घोषित किया गया है, किसी भी खेल को राष्ट्रीय खेल नहीं घोषित किया गया है। अब कुछ बच्चे इस बात से गूगल करेंगे, कर लो मेरे भाई कर लो, कौन मना कर रहा है, बट वहां पे आप अच्छी तरह से पढ़ना कि राष्ट्रीय खेल है नहीं है। मान लेते हैं हम लोग, कहा जाता हॉकी, कहिएगा राष्ट्रीय खेल हॉकी है सर, हमने पढ़ा है, गलत पढ़े हैं, उसको अभी तक साबित नहीं किया गया है कि हॉकी है। क्या वो आदमी हॉकी खेलने के लिए जानता है भारत में? गिना चुना। हम लोग का क्रिकेट है खेल, क्रिकेट नहीं है अपना लोग का खेल, लेकिन क्रिकेट हर लोग जानता है खेलने के लिए, लोकप्रियता है उसमें। हॉकी को तो हमको पता भी नहीं, हॉकी में क्या फील्डर क्या उसमें खिलाड़ी होता है, क्या वो की होता नहीं होता, वो तो हम खुद नहीं जान रहे, राष्ट्रीय खेल कैसे मान लेंगे? अभी तक संपादित नहीं किया गया है। चलिए, हमारे देश में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म, पाकिस्तान में इस्लाम धर्म, इंग्लैंड में ईसाई धर्म को दर्जा दिया गया है। उसके विपरीत भारत के संविधान किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं दिए हैं। संविधान में हर नागरिक को यह स्वतंत्रता दी गई है कि अपने विश्वास से वह किसी धर्म का अंगीकार कर सकते हैं। हमारे भारत के संविधान में यह लिखा गया है, अगर हम हिंदू हैं, हमको हिंदू से अगर दिक्कत है तो हम मुसलमान बन सकते हैं, और जो मुसलमान है वो अपने स्वेच्छा के अनुसार हिंदू बन सकता है। यह भारत के संविधान में दिया गया है। इस आधार पर किसी अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक धर्मावलंबियों को अपने धर्म का पालन करना अथवा संपूर्ण ढंग से प्रचार करने का अधिकार है। ओके, ये चीज समझ गए। आइए, इस हेतु वह शिक्षण संस्थाओं को स्थापित और संचालित कर सकता है। हमारे संविधान के अनुसार धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का मतभेद जो है असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। ओके, ये चीज समझ में आ गया? कोई दिक्कत हुआ जी नहीं ना? अल्पसंख्यक किसको कहते हैं भैया? हम लोग ने खेल खेलते थे पहले बचपन में, याद होगा आप लोग को, ऐसे करके हाथ मिलाते थे, 3 गो 4 गो जो रहता, जिसकी संख्या ज्यादा हो ऐसे अगर हाथ कर लेते थे, मतलब जिसकी संख्या ज्यादा हो वो बहुसंख्यक और जिसकी संख्या कम हो वो अल्पसंख्यक। तो जिस धर्म या जाति का संख्या कम हो उसे अल्पसंख्यक कहते हैं। बहुसंख्यक जिस धर्म या जाति की संख्या कम हो। भैया ये कौन सी बात है? कम नहीं, अधिक हो। अधिक हो उसे क्या कहेंगे? बहुसंख्यक कहेंगे। भारत में 80% हिंदू, भारत के अंतर्गत 80% हिंदू है, 15% क्या है? 15% मुस्लिम और 5% जो है अन्य है धर्म मौजूद है। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब धर्म के लोग हैं, सब जाति के लोग हैं। ठीक है, चलिए, धर्मनिरपेक्षता किसको कहते हैं? धर्मनिरपेक्षता किससे कहते हैं? धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना, सभी धर्म का सम्मान करना धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। और भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। अब बेटा हम लोग समझते हैं लैंगिक विविधता। लैंगिक विविधता क्या होता है भाई? लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुष के बीच में जो है जैविक अंतर को लैंगिक विविधता कहते हैं। मतलब लिंग के आधार पे बांटा गया है। भैया देखो, स्त्री पुरुष को बांट दिया कि पहले के जमाने में क्या होता था, महिला लोग को बोला जाता तू घर के लिए बनी है, घरे में काम करो, ठीक ना, बाहर जाए के कोनो काम नहीं है। लेकिन आजकल तो देख रहे हैं ना, दुनिया बदल गया, ठीक है। तो आज के डेट में जो है महिला भी किसी पुरुष से कम नहीं रही है, ठीक है। जितना आप पढ़ते हैं वो भी पढ़ती है, जो नौकरी आप ले सकते हैं वो ले सकती है, जो काज आप करते हैं, काम आप करते हैं वो भी करती है आज के डेट में, ठीक है। कौन है भाई? लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर को लैंगिक विविधता कहा जाता है। ओके, आइए आगे हम लोग समझते हैं नारीवाद किसको कहेंगे बेटा? नारीवाद अधिकार और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुष को बराबर मानने वाले व्यक्ति को नारीवादी बोला जाता है। बात समझ में आया? जो अधिकार,
जो अधिकार और अवसर को समान देने वाला, मतलब स्त्री पुरुष में ज्यादा अंतर नहीं देते हैं, उसी को नारीवाद बोला जाता है। अब नारी के साथ भेदभाव क्या हुआ ये चीज हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। नारी के साथ क्या क्या भेदभाव हुआ था उन चीजों के बारे में जानेंगे और उसके बाद ये अध्याय आप लोग का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आइए शुरुआत करते हैं। नारी के साथ भेदभाव, नारी को शिक्षा से दूर रखा गया, ठीक है। पहले के जमाने में क्या होता था कि गांव की जो लड़कियां होती थी, अगर गांव में 5वीं तक स्कूल है तो लोग 5वीं तक पढ़ी लिखी रह जाती थी, वो शिक्षा नहीं दिया जा, धीरे धीरे वो हुआ था। पहले तो शिक्षा पढ़ के तुम लोग करेगी क्या, ससुराल जाएगी, रोटी बेलना है, खाना बनाना, और तुम्हारा काम किया है भाई। महिला को इस तरह से रखा जाता था। नारी को बाहर जाने का अनुमति नहीं दिया जाता था। हाँ, समझ में आ रहा है ना, नारी को बाहर जाने का कोई अनुमति नहीं है, सारा काम पुरुष करेगा, बाहर का सब्जी लाके देंगे, तुमको खाना बनाना है और कुछ नहीं। नारी को नौकरी करने की अनुमति नहीं थी, नारी को सत्ता में अधिकार नहीं दिया जाता था, नारी को उच्च शिक्षा नहीं दिया जाता था, पुरुष से बहुत कम अधिकार दिया जाता था नारी को, ठीक है। लेकिन फायदा क्या हुआ, अनलॉक स्टडी वाला फोन कर रहे सर, फायदा क्या हुआ, आज के डेट में देखा जाए तो नारी शिक्षा इतना बढ़ गया है कि पूछिए मत, जहां लड़का नौकरी नहीं कर रहा वहां लड़की नौकरी कर रही है कि नहीं। आइए अब यहां पे देखते हैं, जो लड़की होगी उनको हम थोड़ा समझाना चाहते हैं। आप ये गेटअप में अच्छा लगते हैं या ये गेटअप में अच्छा लगिएगा, तो कहेंगे सर हमको तो ये गेटअप चाहिए। दुल्हन हर कोई बन सकती है, अरे आज नहीं तो कल दुल्हन बनवे कीजिएगा, है कि नहीं। लेकिन ये वाला रुतबा कहां से लाइएगा, ये देख रहे हैं ना मैडम को, इस मैडम को देख रहे हैं ना, और इस मैडम को, ये सुंदर में एकदम पूरा झीट झाट में है कि नहीं। तो इसलिए हमेशा याद रखना, जो काम आपका बेटा कर सकता है वो काम आपकी बेटी भी कर सकती है, ठीक है। बशर्ते आप उनको अपने ढंग से पालिए, आप उसको अपने ढंग से पढ़ाने की कोशिश कीजिए। ये गलत भावना माइंड में रखिए ही मत कि बेटी है यार क्या पढ़ाएं, कल तो दूसरे के घर जाएगी ही जाएगी, ये चीजें नहीं सोचनी है। और ये चीज सोच लीजिएगा तो फिर तो दिक्कत है। बेटे के तरह बेटी भी माँ बाप का नाम रोशन कर सकती है, बशर्ते आपके ऊपर ये निर्भर करता है आप उसका लालन पालन किस अनुसार कर रहे हैं, है कि नहीं जी। तो यहाँ पे देखिए ये भी जो है पढ़ लिख के आईपीएस तैयार, आईपीएस बन गई है, हाँ ठीक है। और इधर भी है एक दुल्हन का गेटअप है, देख लीजिए। और लड़की जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके ऊपर है कि भाई ये बनना है या ये बनना है। इसलिए अभी जो भी वक्त मिल रहा है, जो वक्त होता है दोबारा वक्त रिटर्न होके नहीं आता है, और इस वक्त में जो वक्त दिया गया आपको पढ़ने का वही काम करे, अन्यथा फिर ये गेटअप में जाइएगा तो फिर वही बेलना बेल के आइएगा। तो इसलिए ये बनने की कोशिश कीजिए। ओके, तो भाई मिलते हैं एक नए वीडियो को लेके। ये अध्याय आप लोग का जो है खत्म हो चुका है, पूरा अध्याय खत्म हो चुका है 2 पार्ट में, ठीक है। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।